प्रोवाइड्स 1000 जूल ऑफ एनर्जी इन 10 सेकेंड्स। तो 100 जूल पर सेकेंड ये हो जाएगी, हो गया होगा ये। When this radiation falls on the surface of sodium, x into 10 to the power 20 electrons are ejected per second। तो x into 10 to the power 20, x into 10 to the power 20 electrons ejected per second, है ना। अब assume that wavelength is sufficient for ejection of electron from the surface of sodium metal, the value of x is, ठीक है, आसान है। यहां पर एनर्जी हो गया हमारे पास 100 जूल, ठीक है। अब इससे जो एनर्जी आएगा वो हमारा 1240 अपॉन में 400, ये आ जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये हमारे पास इतना, ये कितना आ रहा है 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतनी एनर्जी देने के लिए कितने फोटोन लगे होंगे, तो 100 बराबर ये आ जाएगा हमारे पास n इंटू 3.1 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। तो इतने फोटॉन्स गए होंगे, और जितने फोटोन जाएंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। अरे 1 सेकंड की बात है ना, तो ये हो जाएगा। अब ये हमारा ऊपर चला जाएगा, तो इसको लिख लो आप 10 अपॉन 3.1 इंटू 1.6 10 टू द पावर 20, ये आएगा। क्लियर है? अरे 10 उसमें चला गया ना, ये कितना आ रहा है, तो इंटीजर में 2 आ जाएगा। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। इफ द डायमीटर ऑफ 2 डिफरेंट न्यूक्लियाई आर इन द रेशियो, देन देयर, मैंने आपको बताया होगा R इक्वल टू R0 A की पावर देन देयर मास नंबर R इन द रेशियो। तो डायमीटर मतलब 2R होता है, तो अपन लिख लेते हैं D1 अपॉन D2 बराबर ये 2R0 A की पावर 1/3 अपॉन में 2R0, इसको A1 लिख लो, ये A2 की पावर 1/3। तो यहां पर 1:2 है, तो 1/2 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। ये हमारा A1 अपॉन A2 की पावर 1/3 हो जाएगा। क्यूब ले लो, तो A1 अपॉन में A2, ये मास नंबर ही होते हैं 1/8। ये सिंपल है यार, ये क्यों पूछ रहे हो। एक्सरसाइज 3B का क्वेश्चन नंबर 10, ये भी कर सकते हैं, ये तो डायरेक्ट ही बताया है मैंने, ये तो डायरेक्ट हो जाएगा, कर लो। क्वेश्चन नंबर 16, अरे कर लोगे। लैम्डा बराबर क्या बताया था, √150 अपॉन V इलेक्ट्रॉन के लिए। डायरेक्ट अप्लाई कर दो, एंगस्ट्रॉम में निकलेगा, बस यूनिट चेंज करने पड़ेंगे, है ना। देखो इधर 16 देखते हैं। कैलकुलेट डेल्टा H फॉर द प्रोसेस, देखना Li प्लस 3 इलेक्ट्रॉन गिव्स, सॉरी, लिथियम गैस गिव्स Li प्लस 3 गैस प्लस 3 इलेक्ट्रॉन, है ना। Li प्लस 3 गैस प्लस 3 इलेक्ट्रॉन। अब इसके अंदर ये क्या हो जाएगा, यहां पर ये ओवरऑल ये कह रहा है कि मेरे पास 19,800 किलोजूल पर मोल ये आ रहा है,
ठीक है ना, 19,800 किलोजूल पर मोल। तो ये हमारा लिथियम गैस गिव्स Li पॉजिटिव गैस प्लस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और Li पॉजिटिव गैस गिव्स Li +2 गैस प्लस इलेक्ट्रॉन, और इसको 3 स्टेप में लिख लो। Li +2 गैस गिव्स Li +3 गैस प्लस इलेक्ट्रॉन। एक्चुअल में इतना आप लोग जानते होंगे, पहला इलेक्ट्रॉन निकलता है तो इसको आयोनाइजेशन एनर्जी 1 कहा जाता है। ये अभी पीरियोडिसिटी में पढ़ेंगे हम, ये आयोनाइजेशन एनर्जी 3 कहा जाता है। अब यहाँ पर आयोनाइजेशन एनर्जी 1 दिया हुआ है उसने, आयोनाइजेशन एनर्जी 1 कितना दिया है उसने, 520, और हम मान लेते हैं कि ये इसी यूनिट में दिया होगा, ठीक है। अब मेरे को ये दोनों आयोनाइजेशन एनर्जी निकालनी है। मैं बोहर्स मॉडल इस पर अप्लाई कर सकता हूँ, तो मैं ये वाली जो आयोनाइजेशन एनर्जी 3 है ये बोहर्स मॉडल से निकाल सकता हूँ, और सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है तो इसके फर्स्ट सेल की एनर्जी निकाल लो। तो इसके फर्स्ट सेल की एनर्जी होती है 6 Z²/n², तो Z² हो जाएगा 3 का स्क्वायर। ये बात समझ में आया। और आयोनाइजेशन एनर्जी के लिए इसको प्लस कर दो, बस यही होता है। अरे ग्राउंड स्टेट का जो एनर्जी है उतना नेगेटिव है, 0 पर जाना है तो प्लस कर दो, इंटू 9 हो जाएगा। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में आया होगा, इंटू में 6 इंटू 10⁻⁻⁻⁹ इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, है ना। अब यहाँ पर एक बात अगर आप समझ पाते हो तो एक बात ये समझो कि ये आ गया हमारे पास, ठीक है। आयोनाइजेशन एनर्जी 3 बराबर, इसके अंदर आप इतना समझो कि 1312 किलोजूल हाइड्रोजन के लिए आता है, तो 9 ही तो मल्टीप्लाई होगा उसमें, है ना। तो ये हमारे पास इंटू 9 किलोजूल पर मोल, ये कितना आ रहा है, ये कर लेना चाहिए था आपको वैसे। हाँ तो सोचना चाहिए था ना। हाँ 11808, एक आंसर तो यही होगा। और एक्चुअल में ये जो आएगी इन तीनों को जोड़ दो तो नेट यही आ जाएगा। तो जो नेट डेल्टा H आ रहा है वो हमारा आयोनाइजेशन 2 प्लस आयोनाइजेशन एनर्जी 3, तो इससे आयोनाइजेशन एनर्जी 2 आ जाएगा। क्लियर है क्या कहा गया। तो नेट एनर्जी सबके मिला के लिख देंगे। अरे बोलो, लिख लें। बाकी हो गया। जेई एडवांस का क्वेश्चन नंबर 13 कर लिया क्या? थर्टीन कर लिया? कैसे? A transition takes place from the orbit of radius to the orbit of radius this. The wavelength of the emitted photon हाँ ये तो आसान है। एक क्वेश्चन ऐसा ही एक और है यार, चलो ठीक है, ये लो आगे चलते हैं, लिख लें। अच्छा क्वेश्चन है।
चले क्या? अरे क्लियर है? समझ गए ये कैसे क्या करना है ना? ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगता है। क्या? हाँ प्रोडक्ट टेबल का है, लेकिन बोवर्स मॉडल भी कनेक्ट हो रहा है। एक डीपीपी मिलेगा आपको बोवर्स मॉडल का, वो आप कल तक सॉल्व करके लाएं। बात समझ में आया ना? चलो समझते हैं आगे की कहानी। नेक्स्ट क्या पढ़ाया था लास्ट मैंने? डी ब्रोगली ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। लिख लें, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की अगर हम बात करते हैं, क्या कहा इसने? देखो एक तो हमने बोवर्स मॉडल पढ़ा, एक हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा, है ना? फिर उसके बाद में डी ब्रोगली आया, डी ब्रोगली ने कहा भैया माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स का कौन सा नेचर मानो? वेव नेचर, है ना? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के कौन से नेचर से एक्सप्लेन किया था? पार्टिकल नेचर से। ये बात समझ में आया? सारी बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए और कैसे क्या चीज डेराइव की जा रही है ये पता होना चाहिए। बात समझ में आया? लिखो, इट इज इम्पॉसिबल, इट इज इम्पॉसिबल, इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर साइमल्टेनियसली, it is impossible to measure simultaneously, to measure simultaneously the exact momentum, exact momentum and exact position of microscopic particles, जो कि विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप देख सकते हैं, microscopic particles such as electron, such as electron, such as electron। समझ पा रहे हैं? उसने ये बोला कि भैया इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर साइमल्टेनियसली। बोवर्स क्या कर रहा था? इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन दे रहा था, लेकिन हाइजेनबर्ग ने कहा नहीं, एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट मोमेंटम तो कैलकुलेट ही नहीं कर सकते। अच्छा, एग्जैक्ट मोमेंटम का मतलब एग्जैक्ट वेलोसिटी, मास तो कैलकुलेट कर ही सकते हैं ना? ये बात समझ में आ रही है? तो उसने ये बोला कि डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 4 पाई। ये बात समझ में आया? डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 4 पाई। बाद में लिखना। यहां पर उसने ये बोला इन दोनों में जो अनसर्टेनिटी या फिर मेजरमेंट में जो एरर होगा वो हमारा इन दोनों का प्रोडक्ट मिला के मिनिमम इतना होगा। एक्चुअल में जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इस ग्रेटर के साइन को हटा देंगे, इक्वल के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं। बात समझ में आ रही है? तो यहां पर डेल्टा पी की जगह पर मैं क्या लिख दूंगा? m इंटू डेल्टा वी इंटू डेल्टा एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 4 पाई। डेल्टा v इंटू डेल्टा एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 4 पाई m। डेल्टा v क्या है? पहले डेल्टा p क्या है? अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। क्लियर है? और डेल्टा एक्स क्या है बच्चों? अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। और
डेल्टा वी क्या है? वेलोसिटी। तो उसने ये बोला कि इन दोनों का प्रोडक्ट मिला के मिनिमम अनसर्टेनिटी तो इतना आना ही आना है। तो अगर हमारा इफ पोजीशन मोर प्रिसाइज मेजरमेंट, मतलब पोजीशन को हमने एक्यूरेट अगर मेजर कर भी लिया, पोजीशन को अगर हमने मोर एक्यूरेट मेजर कर भी लिया, तो फिर मोमेंटम या वेलोसिटी लेस प्रिसाइज, लेस। इसमें जो क्वेश्चन बनेगा ना, और अगर आपको थोड़ा परेशान करेगा, तो वो क्वेश्चन परेशान करेगा थ्योरी से, वो थोड़ा लैंग्वेज इसकी वैसी होती है। अब यहां पर बात क्या है? वेलोसिटी में एरर आ रहा है। अगर वेलोसिटी में एरर आया तो अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली मोमेंट उसमें वेवलेंथ में भी एरर आएगा, क्योंकि डी ब्रोगली ने क्या बोला था? h अपॉन p। ये बात समझ में आया? तो h तो कांस्टेंट होता है, लेकिन मोमेंटम में एरर तो वेवलेंथ में भी एरर। तो वेवलेंथ में एरर की अगर हम बात करेंगे तो यहां पर d लैम्डा अपॉन dp बराबर h अपॉन p स्क्वायर। सिर्फ पॉजिटिव साइन कंसिडर कर रहे हैं, कंसिडर पॉजिटिव साइन, कंसिडर बोले इसको हम स्मॉल चेंज के लिए डेल्टा लैम्डा अपॉन डेल्टा p बराबर h अपॉन p स्क्वायर। इसको ऐसे लिखो, लैम्डा बराबर h अपॉन p, तो p बराबर h अपॉन लैम्डा, तो dp अपॉन d लैम्डा बराबर लैम्डा स्क्वायर। क्लियर है? समझ गए ये बात? अब इसके अंदर डेल्टा p अपॉन में डेल्टा लैम्डा बराबर h अपॉन लैम्डा स्क्वायर, तो डेल्टा p बराबर h अपॉन लैम्डा स्क्वायर इंटू डेल्टा लैम्डा। क्लियर? बोले कोई तकलीफ? अब डेल p की जगह पर ये पुट कर देते हैं, तो डेल p की जगह पर अगर ये पुट करेंगे तो h अपॉन लैम्डा स्क्वायर, h अपॉन लैम्डा स्क्वायर इंटू डेल लैम्डा इंटू डेल x ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 4 पाई। कोई तकलीफ? h से h आपको कैंसिल हो जाएगा, तो डेल्टा लैम्डा इंटू डेल्टा x ग्रेटर देन इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर अपॉन 4 पाई, लैम्डा स्क्वायर अपॉन 4 पाई। तो यहां पर जो डेल लैम्डा आ जाएगा वो अनसर्टेनिटी इन वेवलेंथ। बोलो। अब जब वेलोसिटी में अनसर्टेनिटी आया, तो फिर अगर वेलोसिटी में अनसर्टेनिटी आया है तो हम ये भी कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी में भी अनसर्टेनिटी आएगा। अरे काइनेटिक एनर्जी में भी अनसर्टेनिटी आएगा ना, तो यहां पर काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर। बोलो, यही आ जाएगा। अब इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी को E लिख देते हैं, E बराबर हाफ एम वी स्क्वायर, है ना। तो DE dV बराबर हाफ एम इंटू 2V, ये कैंसिल हो जाएगा। ये बात समझ में आया? तो डेल E अपॉन में डेल V बराबर mv, तो डेल E अपॉन में mv बराबर डेल V, है ना। तो ये पुट कर देते हैं, डेल E अपॉन mv इंटू डेल x ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आएगा? 4 पाई m, m से m कैंसिल, डेल E अपॉन में डेल x ग्रेटर देन इक्वल टू
एच वी अपॉन 4 पाई। क्लियर है? तो यहां पर डेल ई कितना आ जाएगा? अनसर्टेनिटी इन काइनेटिक एनर्जी। तो ये 3 फॉर्मूलों पर अनसर्टेनिटी की कहानी चलने वाली है। बात समझ में आ रहा है? हर जगह पर सिर्फ कौन सा साइन कंसिडर करो? पॉजिटिव। ये बात समझ में आया? तो ये कहानी है, स्टार्टिंग यहां से हुई। अब अगर हमारा मोमेंटम में एरर है तो वेवलेंथ में भी होगा, तो अनसर्टेनिटी इन वेवलेंथ निकाल लिया, फिर अनसर्टेनिटी इन काइनेटिक एनर्जी निकाल लिया। अब एक बात और सीखो यहां, क्या कि जैसे कभी वो कहेगा, एक मान लो एक माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है जो कि एक रूम में पड़ा हुआ है, एक रूम में वो डायगोनली चल रहा है, कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक डायगोनली जा रहा है, तो उसमें अनसर्टेनिटी कितना हो जाएगा फिर? तो उसमें अगर हम अनसर्टेनिटी की बात करेंगे तो पोजीशन में अनसर्टेनिटी, पूरा का पूरा जो लेंथ होगा ना वो पूरा ही अनसर्टेनिटी में आ जाएगा। समझे? समझ गए क्या कहा मैंने? कभी भी अगर ऐसा कोई क्वेश्चन बनाया गया तो अगर कोई इंसेक्ट चल रहा हो, कुछ चल रहा हो, तो वो जो उसकी लेंथ होगी जिस पर वो चल रहा है पूरा ही उसे क्या मान लेंगे? अनसर्टेनिटी। समझे क्या कहा मैंने? लिख लें। चले आगे।
चलें क्या? लिख लिया? नेक्स्ट हटा दूं? क्वेश्चन लिखो। इफ अनसर्टेनिटी in the position of an electron if uncertainty in the position of an electron is 1/3 picometer, is 1/3 picometer, 1/3 picometer, what is the uncertainty? What is the uncertainty in velocity? What is the uncertainty in velocity? What is the uncertainty in velocity? करो। पूरा कैलकुलेट करो। कल बोर्स मॉडल का डीपीपी डिस्कस करेंगे, है ना? जो आपको भी मिलेगा, बहुत अच्छा डीपीपी है वो, पूरा दिमाग लगा के आए। देखो आसान सी बात है, ये कैलकुलेशन है बस। इसमें डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई, डेल्टा वी इंटू डेल्टा एक्स ग्रेटर देन एच अपॉन 4 पाई एम। निकालना क्या है? वेलोसिटी। तो डेल्टा वी ग्रेटर देन इक्वल टू की जगह पे इक्वल टू ही लिख लो, एच अपॉन 4 पाई एम इंटू डेल्टा एक्स। ग्रेटर देन इक्वल टू का मतलब ये हो जाएगा कि मिनिमम इतना होगा, तो वो जो लैंग्वेज कह रहा होगा उसके अकॉर्डिंग सोच लेना क्या कहना चाह रहा है वो। यहां पर सॉल्व करते हैं इसको। 6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34, 4 इंटू 3.14 इंटू 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31। ये बताओ जरा डेल्टा एक्स कितना है? हाँ, -12। तो ये मीटर पर सेकेंड ही आ रहा होगा। ये 10 टू द पावर माइनस 43 हो जाएगा, -43 हो जाएगा, तो ऊपर गया तो 10 टू द पावर 9 आ जाएगा ये, है ना? और ये 3 ऊपर चला जाएगा, 3 ऊपर गया तो करीब करीब 20 आ जाएगा। तो 20 अपॉन 4 इंटू 3.14 इंटू 9.1 इंटू 10 टू द पावर 9। बताओ जरा, 5 बाय ये 5 तो ये 50 लिख लो, 50 बाय, समझ आ रहा है? 3.14 इंटू 9.1 इंटू 10 टू द पावर 8, ये कितना आ रहा है? 50 अपॉन 3.14 इंटू 9.1, 1.7 इंटू 10 टू द पावर 8 आना चाहिए। 1.7 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। समझ पाए? कोई तकलीफ है? लिख लें।
कैलकुलेशन है इसमें तो, और कुछ है ही नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करें, लिखो कैलकुलेट अनसर्टेनिटी, कैलकुलेट अनसर्टेनिटी, uncertainty in position of an electron, in position of an electron moving with 6.62 into 10 to the power 6 plus minus 1%, प्लस माइनस 1%, ये लिख लिया होगा। अब ये प्लस माइनस 1% का मतलब पता है क्या है, एरर 1% होगा, मतलब अनसर्टेनिटी 1% होगी। बात समझ में आया? तो यहां पर अनसर्टेन ये किसमें, ये डेल्टा वी दिया होगा, डेल्टा वी इज 1% ऑफ 626 इंटू, तो ये 1/100 इंटू 6.626 इंटू 10 टू द पावर 6, तो ये हमारे पास 6 इंटू 10 टू द पावर 4। ये बात समझ में आ गया? अब हाँ नहीं, मूविंग विथ कह रहा है ना, तो मूविंग विथ कह रहा है तो वेलोसिटी तो होगा। तो अब हम क्या लिखेंगे, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई एम। तो डेल्टा एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई एम इंटू डेल्टा वी। तो डेल्टा एक्स इक्वल टू लिख लो 6.63 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 अपॉन 6.62 इंटू 10 टू द पावर 4 इंटू 4 3.14 इंटू 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31। सब कुछ ऐसा यूनिट में रखो, ये निपट जाएगा, है ना। अब 10 टू द पावर माइनस 27, तो ये 10 टू द पावर 7। बोलो अब बताओ जरा, थोड़ा बताना इसको कैलकुलेट करके कितना आ रहा है। आंसर दिया है इसका मेरे को 8.7 एंगस्ट्रॉम। मॉड्यूल बताना, एक आध क्वेश्चन में जेईई मेंस का करूं। मेरे पास आंसर 8.7 एंगस्ट्रॉम है, एक बार देख लो। हाँ क्वेश्चन दिया नहीं है।
8.7 यही आना चाहिए। समझ पाए कि करना क्या है? इस तरीके से वो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन भी दे सकता था। क्लियर है? चलें क्या आगे? क्लियर है ये बात? नेक्स्ट एक क्वेश्चन कराना था मुझे, अब वो क्वेश्चन है नहीं अभी। इसमें वेवलेंथ वाला याद रखना कैसे निकालते हैं। बात समझ में आ रहा है ना? वेवलेंथ वाला कैसे निकालते हैं? P बराबर h अपॉन लैम्डा से निकालना। ये बात समझ में आया? तीनों फॉर्म याद रखना, कैसा भी क्वेश्चन है बना सकते हैं। थोड़ा सा लैंग्वेज में वो कर सकते हैं। दूसरा एक क्वेश्चन अगर कभी भी बनाए इतनी लेंथ में चलना है तो उतनी पूरी क्या मान लेना? अनसर्टेनिटी। बात समझ में आया ना? नेक्स्ट हम बात करते हैं, लिखो एक टर्म बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी वैसे थर्मोकेमिस्ट्री में आता है, वहीं पर आएगा भी बहुत डिटेल में। बॉन्ड एनर्जी लिखो, एनर्जी रिक्वायर्ड to break 1 mole of a bond in gaseous state. To break 1 mole of a bond in gaseous state, that is bond energy. Energy required to break 1 mole of a bond in gaseous state. देखें जरा, जैसे मेरे पास Cl2 गैस है, क्या है ये Cl2 गैस, ये हमारे पास 2Cl गैस, ये हो जाएगा। अब Cl2 को तोड़, हमेशा एक बात याद रखो, बॉन्ड बनता है तो एनर्जी रिलीज होती है और बॉन्ड टूटता है तो एनर्जी देनी पड़ेगी। इस रिएक्शन, देखो ये जो वर्ड लिखता हूं ना मैं, एंथैल्पी चेंज, ये हमेशा 1 मोल के लिए होता है। एंथैल्पी चेंज किसके लिए होता है? 1 मोल के लिए। और ये तब डिफाइन करते हैं जब रिएक्शन कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर पर हो रहा हो, और जितनी भी रिएक्शंस हैं वो सब कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर पे ही होती हैं जनरली। बात समझ में आया? तो डेल्टा H बराबर क्या लिखा जाएगा? बॉन्ड एनर्जी। और ये बॉन्ड एनर्जी जनरली किस में डिफाइन किया जाता है? जूल पर मोल या किलो जूल पर मोल? तो यहां पर ये हमारा क्या हो जाएगा? डेल्टा H बराबर क्या आ जाएगा? बॉन्ड एनर्जी। और ये बॉन्ड एनर्जी हमारा कैसे डिफाइन होता है? किलोजूल पर मोल। मतलब एक मोल को तोड़ने में, एक मोल Cl2 बॉन्ड्स को तोड़ने में जो एनर्जी लगी, 1 मोल मतलब Na, 1 मोल मतलब Na।
अब यहां पर जैसे ये लिखा हुआ है, इसी तरीके से मान लो कि Cl गैस प्लस Cl गैस होता और ये हमारे पास Cl2 गैस बनता, तो यहां पर जो डेल्टा H आता वो हमारे पास कितना आ जाता, अगर ये इक्वल टू x आता तो ये हमारा कितना हो जाता, माइनस का x। ये बात समझ में आया? समझ गए क्या कहा मैंने, है ना? तो ये हमारी कहानी होगी। अब बच्चों होता क्या है, फोटोकेमिकल, हम फोटोकेमिकल रिएक्शंस की बात करना चाहते हैं यहाँ। फोटोकेमिकल रिएक्शन takes place, photochemical reaction takes place in presence of light। लाइट का मतलब क्या हो जाएगा, फोटोन। जैसे वही वाली बात है, एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को निकाल सकता है, ऐसे एक फोटोन एक बॉन्ड को तोड़ सकता है, एक फोटोन एक बॉन्ड को तोड़ सकता है। जैसे मान लो Cl2 गैस लिखा हुआ है, तो ये हमारा फोटोन के साथ रिएक्शन करके ये क्या बन जाएगा, 2Cl गैस बन जाएगा। जैसे H2 गैस लिखा हुआ है, तो ये हमारा H न्यू के साथ फोटोन के साथ रिएक्शन करके फोटोन आएगा, एब्जर्व होगा इस पर, बॉन्ड टूट जाएगा। हाँ, वो एप्रोप्रिएट फोटोन होना चाहिए इसको तोड़ने के लिए। तो यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं, एनर्जी ऑफ वन फोटोन इक्वल टू एनर्जी required to dissociate वन बॉन्ड। क्लियर है? तो मैं पता है क्या लिख सकता हूं, एनर्जी ऑफ वन फोटोन क्या होता है, Sc/λ, एक बॉन्ड को तोड़ने की एनर्जी। तो वन मोल बॉन्ड को तोड़ने में जो एनर्जी है वो बॉन्ड एनर्जी है डिवाइड बाय Na, डिवाइड बाय Na। ये जो वेव, ये क्या है, वेवलेंथ ऑफ फोटोन एब्जॉर्ब्ड, एब्जॉर्ब्ड बाय बॉन्ड। समझ गए? समझे क्या कहा गया? लिखें। समझ पा रहे हो ना?
चले आगे। तो एक फोटोन एक बॉन्ड को तोड़ेगा, कुल मिलाकर इतनी सी बात है। पर मोल दिया होगा तो एक बॉन्ड को निकाल लेना, डिवाइड बाय एन है। क्लियर है ना? चले आगे। अब बच्चों एक बात समझो आप, एक टर्म डिफाइन किया जाता है जिसे कहा जाता है क्वांटम यील्ड। क्वांटम यील्ड, और क्वांटम यील्ड का फाई इससे रिप्रेजेंट किया जाएगा। कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है। फाई जो होता है वो हमारा क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट रिएक्टेड, मोल्स ऑफ, ठीक है, रिएक्टेंट रिएक्टेड लिख दो या बॉन्ड डिसोशिएट लिख दो, जो भी रहा होगा, जिस पर भी हम अपॉन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ photons, number of moles of photons absorbed, number of moles of photons absorbed, that is phi, number of moles of photons absorbed, that is phi। तो कुल मिलाकर मान लो 5 मोल फोटोन आए, लेकिन रिएक्टेंट सिर्फ 4 मोल ही रिएक्ट कर पाया, तो क्वांटम यील्ड कितना हो जाएगा, 0.8। मतलब फोटोन की एफिशिएंसी कह सकते हैं हम इनडायरेक्टली, कितने फोटोन आके कितना % वो कन्वर्ट कर पा रहे हैं। बात समझ में आया? ये लेकिन हर जगह डिफाइन नहीं होगी, वहीं डिफाइन होगी जो फोटोकेमिकल रिएक्शंस होंगे। और फोटोकेमिकल रिएक्शंस का मतलब जो रिएक्शन लाइट की प्रेजेंस में होते हैं। फोटोकेमिकल रिएक्शन का मतलब जो रिएक्शंस लाइट की प्रेजेंस में होंगे। समझ पा रहे हैं? क्लियर है? लिखेंगे। सारे पॉइंट्स हमको पता होने चाहिए। बात समझ में आ रही है? सारे पॉइंट्स पता होंगे तो क्वेश्चन में कुछ ऐसा नया कुछ आना ही नहीं है जो आप पे नहीं बने। क्लियर है? चले आगे। नेक्स्ट कुछ टर्म्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहला टर्म आइसोटोप्स। आइसोटोप्स है ना? जैसे हम कोई भी एलिमेंट x है उसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, x z a से। z क्या होता है, एटॉमिक नंबर, a क्या होता है, मास नंबर, है ना? अब a हमारा मास नंबर है, z किसके बराबर होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और अगर एटम है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी, है ना? और a क्या होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। ये बात समझ में आया? और कंबाइंडली उसे क्या कह दिया जाता है, न्यूक्लियॉन। क्लियर है ना? अब यहां पर डिफरेंट टर्म्स आए। आइसोटोप्स, आइसोटोप्स क्या होता है, सेम जेड बट डिफरेंट ए। इसके एग्जांपल्स की अगर हम बात करते हैं तो 6C12, 6C13, 6C14, है ना? उसके बाद 1H1, 1H2, 1H3, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम, है ना? और ये जो 1H3 होता है ये रेडियो एक्टिव होता है। 1H3 क्या होता है, रेडियो एक्टिव। क्लियर है कहानी? समझ गए? अगर हम इसमें देखते हैं तो प्रोटॉन 6, इलेक्ट्रॉन 6, न्यूट्रॉन 6। इसमें देखते हैं तो प्रोटॉन 6, इलेक्ट्रॉन 6, न्यूट्रॉन 7। तो आइसोटोप्स के अंदर क्या डिफरेंट होता है, न्यूट्रॉन्स। आइसोटोप्स के अंदर क्या डिफरेंट होता है, न्यूट्रॉन्स। समझ गए? नेक्स्ट टर्म होता है आइसोबार। आइसोबार उल्टा इसका, सेम ए सेम बट डिफरेंट जेड। तो बच्चों पता है आपको, ये सेम एटम से ही होगा,
आइसोटोप सेम एटम्स के ही एलिमेंट्स होते हैं, ये बात समझ में आया। लेकिन आइसोबार अलग अलग एटम्स के हो जाएंगे, क्यों? क्योंकि एटॉमिक नंबर चेंज हो गया, इसमें एटॉमिक नंबर सेम रखा है। तो यहां पर देखना जरा आइसोबार की कहानी कैसे क्या चलेगी। देखो आइसोबार 1H3 और 2He3, ये हो सकता है, ये बात समझ में आया। और हाँ 18 आर्गन 40 और कैल्शियम 40, इसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन सब चेंज हो जाएगा, इसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन सब चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट पता होना चाहिए भैया, क्वेश्चन में पूरा क्वेश्चन आता है, मैं यही दिमाग में नहीं आ रहा कि आइसोबार क्या होता है, आइसोटोन्स क्या होता है, तो फिर दिक्कत है क्या? हाँ जनरली 2-4 होता है, लेकिन आइसोटोपिक फॉर्म में लिख दिया हो मैंने। आइसोटोन्स, आइसोटोन्स का क्या हो जाएगा? सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब आइसोटोन्स को आइसोन्यूट्रॉनिक स्पीशीज भी कह दिया जाता है। आइसो इज फॉर सेम, आइसो इज फॉर सेम। जैसे इसका एग्जांपल्स की बात करते हैं तो 1H3 2He4, इसमें इलेक्ट्रॉन एक आएगा, प्रोटॉन एक आएगा, न्यूट्रॉन 2 आएगा, इलेक्ट्रॉन 2 आएगा, प्रोटॉन 2 आएगा, न्यूट्रॉन 2 आएगा। क्लियर है? तो ये हो गया आइसोटोन्स। इसी तरीके से और भी एग्जांपल लिख सकते हैं ना। 6C14 सही है, 8O16, इसमें न्यूट्रॉन 8, इसमें भी न्यूट्रॉन 8। क्लियर है? नेक्स्ट आइसोडाइपर्स, क्या सेम होता है? हाँ सही बोल रहे हो तुम, अच्छा याद कर रखा है तुमने। डिफरेंस ऑफ, मेरे को याद नहीं रहते हैं मैं, नहीं ये तो ठीक है, जैसे एक टर्म आएगा अभी आइसोस्टर्स, तो नहीं ये तो यही आ जाएगा। आइसो इलेक्ट्रॉनिक तो खैर यहाँ नहीं पढ़ेंगे, तो केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ लेंगे, तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक तो आता ही है ना। लेकिन देखो इधर, अभी आप सोचो 11th में पढ़ाते हैं ना, आधा लेक्चर चला जाता है, उनको सब कुछ लिखवाओ। 11th में बहुत दिक्कत लगती है मेरे को सबसे ज्यादा सिरदर्द, जैसे मैं सुबह आता हूँ तो मुझे 12th ड्रॉपर में, 12th नीट में लेनी होती है, ड्रॉपर में लेनी होती है, मुझे कोई टेंशन नहीं है, मेरे को 12th और ड्रॉपर का तो कोई दिक्कत ही नहीं होता कभी क्लास लेने में। लेकिन जो 11th का क्लास होता है, 11th में बहुत पेन है। शुरुआत के 3-4 महीने तो बहुत पेन है, जब तक वो ये ना समझ जाए कि IIT टफ होती है। जैसे ये समझ जाएंगे IIT टफ होती है, तो फिर ऑटोमेटिक है ना कि समझ में नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, टफ होती है। समझ में आ रहा है? तो होता क्या है, लॉजिक ये है कि जब बच्चा 10th से 11th में आता है तो उसे लगता है मुझे सब समझ में आना चाहिए। समझ में आ रहा है? अब एक हमारे यहाँ जैसे कुछ होते हैं, तो अब 10th में तो 95, 96, 92 ऐसे परसेंट बना के आते हैं। फिर पेपर होता है 300 में से मान लो 120 आया, 100 आया, तो उनके पेरेंट्स कहते हैं हमारे बच्चे के तो इतने नंबर आते थे, फिर इतने कैसे आ रहे हैं? तो फिर वो पूरा सेटलमेंट बैठने में 4 महीना लग जाता है, और तब तक ही पढ़ाने में बस टेंशन होती है। अब केमिस्ट्री के साथ दिक्कत है, मुझे ऐसा लगता है जैसे फिजिक्स है, फिजिक्स की स्टार्टिंग थोड़ी ठीक है, काम चल जाता है, बेसिक मैथ सिखाते रहो, वेक्टर सिखा दो, सरल है ना वो सब। अब केमिस्ट्री में मोल कंसेप्ट सिखाना पड़ता है, तो मोल कंसेप्ट में दिक्कत आती है मेरे को सिखाने में, कि यार इनको कैसे दिमाग चलवाऊं मैं कि इधर करेंगे तो ऐसा। अब वो कहते हैं सर आपने ऐसा बताया था, अब यहाँ ऐसा कैसे? तो वो उतना दिमाग
या तो वो दिमाग लगाना सीख जाता है या ये समझ जाता है कि आईआईटी टफ होती है, दोनों में ही मेरा फायदा हो जाता है। तो जब तक ये नहीं सीखता है तब तक थोड़ा टफ लगता है मेरे को, क्योंकि ये 11th में भी मैं एटॉमिक सिखा रहा हूँ ना अभी, तो बहुत वो छोटी छोटी चीजों में कंफ्यूजन्स रहते हैं उनको। देखो इधर आइसोडाइपर डिफरेंस ऑफ न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन इज सेम, डिफरेंस ऑफ न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन इज सेम, है ना। अब जैसे कोटा के अंदर क्या होता है ना कि थर्मो नहीं सिखाते वो 11th में, है ना, थर्मो नहीं सिखाएंगे और आयनिक भी नहीं सिखाते हैं। जैसे मोशन का जो 11th का मॉड्यूल आता है उसमें थर्मो और आयनिक उनने दिए भी नहीं। अब चक्कर क्या है कि मतलब कोटा में नहीं सिखा रहे हैं चल जाएगा, लेकिन अपन यहाँ नहीं सिखाएंगे तो फिर बच्चों को लगेगा सर ने सिलेबस पूरा नहीं कराया, तो इसलिए पूरा पढ़ाना पड़ता है। थर्मो अकेला 1 महीने का है, थर्मो जो है थर्मोडायनेमिक्स थर्मोकेमिस्ट्री आप मिला लो तो 1 महीना लगता है नेट उसको पूरा कराने में। हाँ इसका एग्जांपल बताओ, डिफरेंस ऑफ न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन इज सेम, तो न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन का डिफरेंस सेम 6C13 7N15 आ रहा है क्या? हाँ सही है ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन 6, प्रोटॉन 6, न्यूट्रॉन 7, तो न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन इज 7 माइनस 6 इक्वल टू 1, इलेक्ट्रॉन 7, प्रोटॉन 7, न्यूट्रॉन 8, न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन कितना 8 माइनस 7, दैट इज आइसोडाइपर्स। नेक्स्ट होता है बच्चों आइसोस्टर्स, ये लिख लो पहले फिर आइसोस्टर्स पे चलते हैं। अरे यार ये नीचे की फ्लोर में पता नहीं क्या दिक्कत है, ऊपर ऐसा नहीं होता है। कैमरा तो नहीं जाता होगा, कैमरे को नहीं हुई है। मैं तो आपको रियलिटी बताऊं ना तो मेरे को डिजिटल बोर्ड और नॉर्मल बोर्ड में कोई डिफरेंस नहीं लगता, कोई फालतू है, सब फालतू है। मैथ्स के लिए कैसे अच्छा है? अच्छा डायग्राम इसमें जल्दी बन जाते हैं, तो नोट नहीं करते हो? नोट्स तो बहुत अच्छे से होने चाहिए। ये सब ये वाला काम मत चलाओगे, पीडीएफ मिल जाएगी, ये सब फर्जी होता है समझ में आया, निपट जाते हैं इसमें, है ना। मैंने आपको बताया ना, मेरा ये पर्सनली मानना है कि जितने ज़्यादा ऑप्शंस निपटने के लिए उतना ज़्यादा वो चलता है, क्योंकि जैसे